जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्लेनेट है, जिसके अंदर भी खतरा और बाहर भी जुपिटर के पास सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे बड़े तूफान हैं और सबसे बड़े चांद भी जुपिटर के पास ही हैं। आज हम इस वीडियो में जुपिटर के चांद के बारे में जानने वाले हैं। सन 18 अक्टूबर 1989 में गैलीलियो नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, जिसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को भी अटैच कर देते हैं। उस प्रोब का काम था जुपिटर के अंदर जाना और ये पता लगाना कि जुपिटर के अंदर आखिर क्या है। और अगर बात करें स्पेसक्राफ्ट की, तो स्पेसक्राफ्ट का काम था जुपिटर और उसके 4 सबसे बड़े मून्स की स्टडी करना, और उन दोनों को जुपिटर पर भेज दिया गया। खैर, प्रोब का मिशन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को अब भी जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे। तो जब 5 महीने बाद वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर पहुंचता है, तो उसने जुपिटर के मून्स पर कुछ ऐसा देखा जिसका अंदाजा लगा पाना भी शायद मुश्किल था, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था कि जुपिटर के मून्स डेड और इनएक्टिव होंगे, जो कि बस पत्थर या बर्फ के टुकड़े होंगे। तो जैसे ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट उन मून्स के पास से फ्लाई करता है, तो वो देखता है कि एक मून पर खोलता हुआ लावा है, जबकि उसका पड़ोसी मून बर्फ से ढका हुआ है। तो जुपिटर के उन मून्स पर आखिर क्या चल रहा है, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर जुपिटर के मून्स की बात करें, तो जुपिटर के पास इस टाइम 95 मून्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिन मून्स के बारे में बात करेंगे वो हैं गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, क्योंकि ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं। और यही वजह है कि साइंटिस्ट हमेशा से इन मून्स के बारे में जानना चाहते थे। मजे की बात तो ये है कि ये मून्स उस वक्त डिस्कवरी हुए थे जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी दोस्तों। ये बात है 1610 की, जब गैलीलियो ने पहली बार एक छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, तो उसे जुपिटर के चारों मून्स भी दिखाई दिए। गैलीलियो ये सब देखकर काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के मून्स देख रहे थे, वरना तब तक लोग यही सोचते थे कि मून खाली पृथ्वी के पास है। खैर, इन मून्स को सबसे पहले गैलीलियो ने डिस्कवरी किया, तो स्पेसक्राफ्ट का नाम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इसी वजह से रखा गया था। अब टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास पहुंचा, तो उसने जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन का सामना किया, क्योंकि जुपिटर के ऊपर इतनी खतरनाक रेडिएशन है कि वहां मशीन्स भी सरवाइव नहीं कर पाती। तो गैलीलियो जुपिटर का ऑर्बिट कुछ ऐसे कर रहा था कि पहले वो जुपिटर के ऑर्बिट के अंदर जाता, फिर बाहर जाता, फिर अंदर जाता, फिर बाहर जाता, और ऐसे कर करके ही उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स के पास से भी फ्लाई किया। तो दोस्तों, जिस मून के पास से गैलीलियो ने सबसे पहले फ्लाई किया वो था गैनीमीड। तो दोस्तों, जब गैलीलियो गैनीमीड के पास से गुजरा, तो उसने कुछ ऐसा देखा जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों, गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, जो कि साइज में मरकरी और प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है। जब गैलीलियो ने गैनीमीड के पास से फ्लाई किया, तो उसने ये कंफर्म किया कि गैनीमीड के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि गैनीमीड खुद बना रहा है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें सूर्य से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाती है। और मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। तो गैनीमीड हमारे पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और गैनीमीड की क्रस्ट के नीचे समंदर है, जिसे अब तक देखा तो नहीं गया, लेकिन उसके होने के स्ट्रांग एविडेंस मिले हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि जब गैनीमीड की मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराई, तो गैनीमीड पर अरोराज दिखाई दिए, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि गैनीमीड के नीचे पानी है। और हब्बल टेलीस्कोप ने भी ये कंफर्म किया कि गैनीमीड के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद समंदरों से भी 10 गुना ज्यादा गहरा है, और उसका पानी इतना ज्यादा है कि अगर पृथ्वी के सारे समंदर मिला दिए जाए, तब भी वो गैनीमीड के पानी से कम बनते हैं। दोस्तों, गैनीमीड के बाद गैलीलियो ने कैलिस्टो के पास से फ्लाई किया और उसकी बहुत सारी डिटेल्स कैप्चर की। तो अगर कैलिस्टो की बात करें, तो कैलिस्टो जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। कैलिस्टो की सबसे खास बात यह है कि इसके पास एक बहुत ही अजीब सरफेस है। दोस्तों, जब गैलीलियो कैलिस्टो के पास से गुजरा, तो उसने हमें यह बताया कि कैलिस्टो के पास हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पुरानी सरफेस है, और इससे पुरानी सरफेस अब तक किसी भी प्लेनेट या मून पर नहीं देखी गई, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कैलिस्टो पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, और वो कोई आम गड्ढे नहीं है,
क्योंकि अगर हम उन गड्ढे को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो पता चलता है कि उन गड्ढे के अंदर छोटे छोटे हजारों गड्ढे और हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैलिस्टो का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा होगा। कैलिस्टो पर हजारों या फिर लाखों सालों तक एस्टेरॉयड की बारिश हुई होगी, जिसकी वजह से कैलिस्टो का ये हाल हुआ होगा। अब चलते हैं तीसरे मून की तरफ। दोस्तों, कैलिस्टो के पास से फ्लाई करने के बाद अब बारी थी आयो की। गैलीलियो आयो के पास से फ्लाई करता है तो वहां का नजारा सबसे अजीब देखने को मिलता है। इन फैक्ट गैलीलियो ने आयो पर एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तक डेड मून समझ रहे थे। वो सबसे ज्यादा एक्टिव मून निकलेगा और वह हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आयो जुपिटर का तीसरा सबसे बड़ा मून है। जब गैलीलियो आयो के पास से गुजरा तो उसने देखा कि आयो पर लगभग 400 वोल्केनोज हैं, जो कि हाई एक्टिव हैं। इतने एक्टिव वोल्केनोज आज से पहले किसी भी प्लेनेट या मून पर नहीं देखे गए, क्योंकि आयो का एनवायरनमेंट ऐसा जैसे कोई जहन्नुम हो। आयो पर हर जगह लावा ही लावा है। वहां लावा के बड़े बड़े फव्वारे देखने को मिलते हैं, जिनकी हाइट लगभग 500 किलोमीटर तक चली जाती है, जो कि इतनी ज्यादा हाइट है कि उसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। आयो पर जो लावा है वो पृथ्वी के लावा से भी काफी गर्म है, क्योंकि आयो जुपिटर के सबसे पास वाला मून है, जो कि जुपिटर के बहुत ही क्लोज ऑर्बिट करता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे मून की तरफ। दोस्तों, गैलीलियो यूरोपा के पास से फ्लाई किया तो अब यूरोपा के ऊपर जो चीजें देखने को मिली वो इस मिशन की सबसे खास चीजें बनी, क्योंकि यूरोपा पर लाइफ के स्ट्रांग एविडेंस देखने को मिले। और यही वजह है कि यूरोपा को इस मिशन का सुपरस्टार कहा गया। दोस्तों, जब सभी मून्स का चक्कर काटकर गैलीलियो यूरोपा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यूरोपा, जो कि आयो का पड़ोसी है और बाकी मून्स में सबसे छोटा है, उस पर बर्फ की एक चादर है। यानी यूं समझ लो कि यूरोपा ढका हुआ तो बर्फ से है, लेकिन उस बर्फ के नीचे असल में कुछ और नहीं बल्कि पानी है। जी हां दोस्तों, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यह कंफर्म किया कि यूरोपा की सरफेस के नीचे पानी है, क्योंकि अगर हम यूरोपा की सरफेस को गौर से देखते हैं तो वहां पर हमें बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई देते हैं, जो कि इस बात का इशारा करते हैं कि यूरोपा की सरफेस यूरोपा से चिपकी हुई नहीं है, बल्कि वो उसके ऊपर तैर रही है। यानी यूरोपा की जो बर्फीली सरफेस है वो असल में सरफेस नहीं है, बल्कि एक चादर है यूरोपा की। वो सरफेस लगभग 20 से 40 किलोमीटर थिक है और अगर उस लेयर को पिघलाकर यूरोपा के अंदर जाया जाए तो वहां एक बहुत ही गहरा समंदर है, जिसका पानी पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्रों से भी 2 गुना ज्यादा है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि यूरोपा के ओशियन के अंदर कोई एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, क्योंकि यूरोपा ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से वो हर किस्म की रेडिएशन से महफूज रहता है। तो हो सकता है कि उस समुंदर के अंदर हमें कोई एलियन प्रजाति तैरती हुई नजर आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि पृथ्वी के अलावा लाइफ को कहीं और देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।